मेरे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सूचित किया था कि इस कक्षा में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। ये आप जानते ही हैं, पंक्चुएशन मार्क्स इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा का व्यवहार जब हम करते हैं और उसमें प्रत्येक शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य के बोलने में अथवा लिखने में जहाँ स्टॉप लगाया जाता है, तो विराम दिया जाता है, और उसको लिखित भाषा में संकेतित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आज इनका अध्ययन करेंगे। विराम शब्द का मूल अर्थ है ठहराव अथवा आराम। जिन सर्वसम्मत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरणीय रचना शास्त्र में उन्हें विराम कहते हैं। विराम का ठीक अंग्रेजी समानार्थी शब्द स्टॉप है, किंतु प्रयोग में इस अर्थ में पंक्चुएशन शब्द मिलता है। विराम चिन्हों को पंक्चुएशन कहा जाता है, स्टॉप नहीं कहते, लेकिन विराम शब्द का अर्थ स्टॉप ही है। पंक्चुएशन का संबंध लैटिन शब्द पंक्टम शब्द से है, जिसका अर्थ है बिंदु अथवा पॉइंट। इस प्रकार पंक्चुएशन का असली अर्थ बिंदु रखना अथवा वाक्य में बिंदु रखना है। यहाँ बिंदु रखने का तात्पर्य यह है कि किसी पुस्तक पर अथवा कागज पर लिखते थे, विराम के लिए तो समय लेते थे, तो लेखनी की नोक तो पॉइंट पुस्तक पर ठहर जाती थी, और इसलिए स्टॉप अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पंक्चुएशन का असली अर्थ बिंदु रखना, तो वाक्य में बिंदु रखना है। विराम शब्द का अर्थ है ठहराव अथवा रुक जाना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने में भी तो ये ठहराव आप देख सकते हैं। दो शब्दों के बीच का जो विराम है वो अलग है, दो वाक्यों के बीच का जो विराम है वो अलग होता है। तीसरा, हम देखते हैं कि हम अपने कथन में बोलते वक्त, अपनी बात कहते वक्त, उसे समझाते वक्त अथवा किसी बात पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए, तो कहीं कम अथवा कहीं अधिक समय के लिए हम ठहरते हैं। भाषा के लिखित रूप में कुछ समय ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जहां शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यांशों के बीच में जो समय की अवधि जो ठहराव के रूप में दिखाई देती है, रहती है, और इसे सूचित करने के लिए लिपि चिन्ह के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह उपयुक्त है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आ जाती है तथा भाव समझने में भी आसानी होती है। यदि विराम चिन्हों का यथास्थान उचित प्रयोग ना किया जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दो वाक्य, और इन दो वाक्यों में विराम चिन्ह जो लगाया गया है और उसके स्थान बदल जाने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। पहला वाक्य आप यहाँ देख सकते हैं, रोको अल्प विराम, उसके बाद मत जाने दो, वाक्य के पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण विराम, और यहाँ रोको शब्द के बाद अल्प विराम लगाया गया है। मत जाने दो जो वाक्यांश है, और उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। अगर विराम चिन्ह लगाते वक्त हम कुछ गलती करते हैं अथवा अलग ढंग से लगाते हैं, तब वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ रोको मत के बाद, मत शब्द के बाद विराम चिन्ह लगा दे, और जाने दो वाक्यांश के बाद पूर्ण विराम लगा दे, वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। पहले वाक्य का अर्थ है रोको मत जाने दो, ಅವನನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ रोको मत, ಅವನನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ बिड़ी, उसे जाने दो। यहाँ रोकना, तो रोकने शब्द के बदले कोई न्यायाधीश अथवा राजा अपने सिपाही को इस तरह का आदेश दे, तो किसी को दंड देने के संदर्भ में तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो किसी को दंड दिया जा रहा है, समझ लीजिए, और उस वक्त न्यायाधीश
लिखते वक्त अथवा टाइपिस्ट जो होता है उसकी गलती से, उसकी मिस्टेक से, तो इस तरह गलतियां हो सकती है। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ ही अलग है। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ अलग है। ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲಿ. ನಡೆಯಿರಿ, ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಡೆಯಬೇಡಿ, ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಕೋ ಮತ್ ಜಾನೆ ದೋ, रोको मत जाने दो। यहाँ रोको शब्द के बदले मारो शब्द का उपयोग हम करें तो क्या होगा? तब तो मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। अर्थात यहाँ विराम चिन्ह के कारण वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार विराम चिन्हों से अर्थ एवं भावों में परिवर्तन हो जाता है। इनका ध्यान हमें रखना चाहिए। विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और उसका उद्देश्य क्या है, तो इन सबको हमें समझना है। और जबकि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते वक्त विराम चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ठहराव तो होता है। लेकिन लिखित भाषा में इन्हें संकेतित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है, इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ जितने सारे विराम चिन्हों का प्रयोग हम भाषा के व्यवहार में करते हैं, तो उनको आप यहाँ देख सकते हैं। पहले अल्प विराम, उसका चिन्ह यहाँ कोष्टक में, तो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे कॉमा कहा जाता है, और उसका चिन्ह ये है। फिर अर्ध विराम, यहाँ अर्ध विराम इस तरह से लिखा जाता है, उसका संकेत चिन्ह इस प्रकार है, ऊपर एक बिंदी और उसके नीचे अल्प विराम, तो ये अर्ध विराम है। फिर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, हिंदी में बिंदु का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अन्य अन्य भाषाओं में बिंदु का उपयोग किया जाता है। कन्नड़ में भी तो बिंदु का उपयोग किया जाता है, अंग्रेजी में बिंदु का उपयोग किया जाता है, लगभग सभी भाषाओं में बिंदु का उपयोग किया जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में जो भी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो वहाँ स्टॉप तो फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, और इसके लिए चिन्ह जो है तो ये कड़ी पाई है, एक लकीर है, और इसे दंड कहते हैं। पूर्ण विराम के लिए जो चिन्ह तो संकेत उपयुक्त है उसे दंड कहते हैं। एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ लिखी गई लकीर, इसे दंड कहते हैं। पूर्ण विराम का यह संकेत चिन्ह है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां वाक्य में हमें प्रश्न का बोध होता है और उसे सूचित करने के लिए, संकेतित करने के लिए वाक्य के अंत में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा प्रश्नार्थक चिन्ह भी कहते हैं। फिर पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। अवयवों के अंतर्गत एक अव्यय है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अवयवों का अध्ययन करते हुए ये हमने देखा है, विस्मयादिबोधक अव्यय जो होते हैं और इनके प्रयोग में वहां विस्मय सूचक चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह ये है, यहाँ कोष्टक में तो ब्रैकेट में आप जो देख रहे हैं, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह है। फिर छठा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं तो उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। कोटेशन मार्क, अवतरण चिन्ह तो उद्धरण चिन्ह। अवतरण का मतलब है कहीं से हमने इसे नीचे उतारा है, तो इसलिए अवतरण है। उद्धरण, हमने कहीं से इसे कोट किया है तो इसे ऊपर पहुंचा दिया है। ಹಾಗಾಗಿ ಅವತರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಧರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವತರಣ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು उद्धरण। इस तरह अवतरण अथवा उद्धरण चिन्ह ये दोनों शब्द उपयुक्त हैं। अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। और इसके दो रूप हम देख सकते हैं। इकहरा, जहां ये जो इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में कहते हैं, कामा यहाँ इन्वर्टेड है, अर्थात इसको हमने पूरी तरह से ऊपर की तरफ उछाल दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, तो इन्वर्टेड कामा। ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಕಹರ ಅಂತ। इकहर उद्धरण चिन्ह जहां सिंगल इन्वर्टेड कामा का उपयोग होता है। और दूसरा रूप है दोहरा, दोहरा का मतलब है डबल, डबल इन्वर्टेड कामा। तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है और इन्हें अवतरण तो उद्धरण चिन्ह कहते हैं।
सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, इकहरा दुहरा, ये दोनों रूप हम देखते हैं लिखित भाषा में। फिर सातवां विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। यहाँ योजक चिन्ह वास्तव में यही है, यह टाइप में वह छूट गया है तो कहीं डिलीट हो गया। योजक चिन्ह ये जो देख रहे हैं, योजक चिन्ह शब्द लिखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, तो ये वास्तव में योजक चिन्ह ही है। उसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। दो शब्दों को जोड़ते हुए समस्त पद में दो पद जो होते हैं, तो उनके बीच में जो चिन्ह होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, हाइफन योजक चिन्ह। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं तो यही तो योजक चिन्ह है। फिर आठवां चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, ये सभी तो कोष्टक चिन्ह है, ये भी कोष्टक चिन्ह है, ब्रैकेट्स। यहाँ अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के कोष्टक चिन्ह होते हैं। तो ये एक तरह का है, ये आरंभ का है, ये अंत का है। जहाँ वाक्य अथवा शब्द की शुरुआत में जो लगाया जाता है वह कोष्टक का आरंभ है, ये कोष्टक का अंत है। और इसी तरह यहाँ क्लेवर ब्रैकेट्स अंग्रेजी में इसे कहते हैं। तो ये हिंदी में भी इसका उपयोग किया जाता है कभी कभी, सामान्य रूप से गणित में इसका उपयोग ज्यादा होता है। और फिर ये ब्रैकेट जो है ये भी है। ये तीन तरह के ब्रैकेट्स अथवा कोष्टक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, अलग अलग संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है। कोष्टक के अंतर्गत कोष्टक का उपयोग जहाँ किया जाता है तो बाहर का सबसे बड़ा कोष्टक ये होता है, और उसके अंदर ये कोष्टक होता है, और इसके अंदर ये कोष्टक होता है। ಒಂದೇ ಕೋಷ್ಟಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು, ಎರಡು ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದರ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ये जो अंत में देख रहे हैं तो इसके अंदर ये और इसके अंदर ये, तो कोष्टकों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। फिर अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। यहाँ जो डबल डॉट्स हैं इसे कॉलन कहते हैं अंग्रेजी में। विवरण चिन्ह को अंग्रेजी में कॉलन कहा जाता है। जहां किसी बात का विवरण दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, और उस वक्त लिखित भाषा में संकेतित करने के लिए, सूचित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह। फिर 10वां लोप चिन्ह। तो आप कोई उपन्यास की पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें संवाद है, डायलॉग्स हैं, दो व्यक्ति आपस में बोल रहे हैं और उनमें से एक का बोलने लगता है, आधे में रुक जाता है। ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಪ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ। लोप चिन्ह, यहाँ जो 3 फुल स्टॉप्स हैं, 3 फुल स्टॉप अथवा कभी कभी इनसे ज्यादा फुल स्टॉप्स हम लगाते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य इनकम्प्लीट है। तो उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, अभी वह कुछ कहना चाहता है लेकिन रुक गया है, तो उसे रोका गया है। तो यही अर्थ है इसका लोप चिन्ह। फिर 11वां है विस्मरण चिन्ह। तो ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं तो ये विस्मरण चिन्ह है, इसे विस्मरण चिन्ह कहते हैं। इसे त्रुटिपूर्ति का चिन्ह भी कहते हैं, अथवा कभी इसे हंस पद अथवा काक पद भी कहा जाता है। ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂಸ ಪದ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ ಪದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। इसका उपयोग वहां होता है जहां कोई विषय वस्तु है और वो मुद्रित रूप में है, अथवा हमने उसे मुद्रित किया है लेकिन बीच में कहीं कोई शब्द छूट गया है। एक वाक्य में कहीं बीच में कोई शब्द छूट गया है, हमने जो लिखा है दोबारा हम उसे पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य में एक शब्द छूट गया और उसे जोड़ना है, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು। ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ। ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ प्रूफ रीडिंग ಅಲ್ಲಿ सामान्यವಾಗಿ। विस्मरण चिन्ह अथवा जो शब्द विस्मृत हो गया है अथवा जिसको विस्मृत करके हमने उसे छोड़ दिया, अब उसे फिर से जोड़ना है, तब इस चिन्ह के साथ उसे सूचित किया जाता है। अर्थात ये चिन्ह लिखने के बाद उसके ऊपर वो शब्द लिखा जाता है। इसे विस्मरण चिन्ह अथवा हंस पद अथवा काक पद अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। फिर 12वां चिन्ह है संक्षेप चिन्ह। ये जो संक्षेप चिन्ह है इसे हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा एक ऐसा राउंड मार्क है जहाँ अब्रीवेशन को
सूचित करने के लिए अंग्रेजी में जैसे अब्रिवेशन कहते हैं, अब्रिवेशन को संकेतित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वास्तव में ये बिंदु नहीं है, ये बिंदी नहीं है, ये तो ರೌಂಡ್ ಓ के समान है। ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ। ये शून्य का चिन्ह है, लेकिन शून्य का चिन्ह नहीं है। शून्य के चिन्ह को छोटा करके लिखना तो ये संक्षेप चिन्ह है। जहां हम संकेताक्षरों में कुछ लिखते हैं, उदाहरण के लिए BSc हम लिखते हैं, वहां बैचलर ऑफ साइंस, पूरा वाक्य तो इसी प्रकार है, BSc बैचलर ऑफ साइंस, और इसे संक्षेप में हम लिखते हैं संकेत चिन्ह लगाकर, बी के बाद संक्षेप चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद S कैपिटल और C स्मॉल लेटर, और फिर ये संकेत चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में भी इसी तरह अक्षरों के बाद भुवनेन्द्र कॉलेज कारकला लिखना है, और वहां भू संक्षेप चिन्ह, का संक्षेप चिन्ह, और फिर का भू का हम लिख सकते हैं। इसी तरह अपने नाम जब हम लिखते हैं और तब भी तो हमारे इनिशियल्स जो होते हैं उनके साथ भी हम संक्षेप चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर अगला विराम चिन्ह है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह भी वास्तव में यही है, यहाँ ब्रैकेट में वो छूट गया है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं निर्देश चिन्ह लिखने के बाद यहाँ जो है, तो ये भी वास्तव में निर्देश चिन्ह ही है। हाइफन और निर्देश चिन्ह में अंतर ये है कि हाइफन गात्र में छोटा होता है, निर्देश चिन्ह कुछ लंबा होता है, बस यही तो अंतर है। लेकिन कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त हमें एक ही चिन्ह मिलता है। जहां योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो वो गात्र की दृष्टि से छोटा है, निर्देश चिन्ह गात्र की दृष्टि से कुछ लंबा है। निर्देश चिन्ह का उपयोग हम करते हैं जबकि किसी बात का जहां विवरण हम देते हैं, वास्तव में विवरण चिन्ह अलग है, निर्देश चिन्ह अलग है। यहाँ भी तो वास्तव में विवरण ही होता है, अथवा किसी को कुछ निर्देश देने का बोध होता है। नाटक में जो अलग अलग पात्र होते हैं और उनके बीच जो संवाद रहता है, लिखित भाषा में यहाँ प्रत्येक पात्र के बाद तो ये निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। कभी कभी विवरण चिन्ह का भी उपयोग होता है, निर्देश चिन्ह का भी उपयोग होता है। फिर 14वां विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वेशन मार्क। ये तुल्यता सूचक चिन्ह है, इक्वेशन मार्क। यहाँ ब्रैकेट में अथवा कोष्टक में जो चिन्ह है ये इक्वेशन मार्क है। तुल्यता का मतलब है इक्वेशन, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ, 2 + 2 = 4 ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ 2 + 2 = 4 ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ, तुल्यता सूचक चिन्ह, समानता का चिन्ह। फिर 15वां है संकेत चिन्ह। ब्रैकेट में आप यहाँ जो देख रहे हैं ये जो अंग्रेजी में से एस्टेरिस्क कहते हैं, संकेत चिन्ह। जहां तो कुछ समझाना तो पूरा का पूरा टेक्स्ट अथवा विषय वस्तु हम लिख नहीं सकते, उसके पॉइंट्स अथवा बिंदुओं को ही तो हम रख लेते हैं। उदाहरण के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जहां तो पूरा का पूरा टेक्स्ट लगाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके मुख्यांश ही वहां रखे जाते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ गुरुतिಸ್ತೇವೆ। नंबर 1 ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು, 1 2 3 ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, 1 2 3 4 इस तरह उसके नंबर लगा सकते हैं, तो वो तो अलग है। और इसके साथ साथ जहां हम नंबर लगाना नहीं चाहते, कंप्यूटर की सहायता से हम वहां बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं। ये जो चिन्ह है यहाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड में तो ये एस्टेरिस्क है, लेकिन इसके साथ साथ जहां बुलेटिंग हम करते हैं अथवा बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं तो इसके अनेक आकार अथवा रूप बन जाते हैं। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಸಂಕೇತ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು। यहाँ बुलेट्स हम लगाते हैं, संकेत चिन्ह। वाक्य के आरंभ में ये चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा वाक्य जहाँ शुरू होता है दूसरी पंक्ति में, तो फिर से यहाँ ये चिन्ह लगता है, देखने में सुंदर होता है। फिर 16वां विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह जहाँ समाप्ति का बोध होता है, इनका हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।